देखो बेटा, पिछले लेक्चर में, परसों वाले लेक्चर में आपको फिजिक्स में क्लास 10 के ये बताया गया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। माने अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कि वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो और किस स्थिति में प्राप्त हो, आभासी हो या वास्तविक हो, बड़ा बने या छोटा बने, किस टाइप का इमेज का फॉर्मेशन होगा। आपने अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब के बनने की विवेचना को जाना और समझा। आपको हमने उस दिन किरण आरेख से भी 6 फिगर दिखाए थे बेटा। ठीक, तो उसमें 6 के इंपॉर्टेंट 6 हैं। कोई एक बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे जो आ जाए, आप 6 तैयार कर लीजिए। ठीक, तो आज हम बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, वैसे वास्तव में अगर वस्तु को कहीं भी रखे बेटा तो सदैव एक ही केस में इसका इमेज बनता है। तो आप लोग देखें उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश किया रहा है और उभरा हुआ तल चमकदार हो, या इससे परावर्तन की प्रक्रिया हो सके, ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण नाम देते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हो बेटा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, चूंकि ये तल चमकदार है इसलिए यहां से परावर्तित होकर ये किरणें वापस लौट जाती हैं। और भी आप देख सकते हो यहां भी इसी टाइप में ये किरणें परावर्तित हो जाती हैं। अब परावर्तित किरणें ऐसा लगता है कि कहीं जा करके मिलती हुई प्रतीत होती है, और जहां मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि वस्तु का यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनना है बेटा। प्रतिबिंब कैसा बनना है, आभासी। ये आभास किया जा रहा है कि परावर्तन के पश्चात ये किरणें दर्पण से उसके मुख्य अक्ष के फोकस के किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये प्रतिबिंब बिंदु रूप में आपको प्राप्त होता है, मीन्स बहुत छोटा है और आभासी है। तो अनंत पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बेटा स्थित हो, कहां पर स्थित हो, अनंत पर, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब है ना, दर्पण के फोकस पर बिंदु रूप में और आभासी प्राप्त होता है। बिंदु रूप में और आभासी प्राप्त होता है। आभासी प्राप्त होता है। ठीक ना, ये प्रथम केस है। वैसे एक ही केस इसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम आपको 2 केस की चर्चा आपकी किताबों में दे दिया है, तो हम 2 केस की चर्चा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें, एक दूसरी स्थिति की विवेचना करें। ये हमारा दर्पण है और दर्पण को ये मिलाने वाली लाइन है, इसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। चलो देखो बेटा, दूसरे केस की बात करें कि अगर हमारा वस्तु जो है मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर रखी है, तो देखिए ये परावर्तित किरणें बेटा जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण पर पड़ रही, परावर्तन के पश्चात इस टाइप से जाती है और ये लगता है कि जा करके यहाँ कहीं मिलती है। और जो किरण बेटा इस टाइप से जा रही है, जिसको ये लगता है कि ये किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के कहीं न कहीं जाती है या मिलती है, ये सी है और एफ है, फोकस। तो दोनों देख रहे हो कि आप परावर्तित किरणें बेटा जहां काटती हुई समझ में आती है, प्रतिबिंब वही वस्तु का बनता है। तो वस्तु का ये प्रतिबिंब है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि अगर मुख्य अक्ष की किसी बिंदु पर रखी हुई है वस्तु, ठीक है ना, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर
रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच P एवं F के बीच है ना सीधा आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। ठीक है ना? तो एक ही केस आप अगर तैयार करें कि हम उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी अगर हम वस्तु को रख देते हैं बेटा, तो परावर्तन के पश्चात जो वस्तु का प्रतिबिंब है ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, ये प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो आप केवल एक कंडीशन ही याद रखिए इसमें कि उत्तल दर्पण के सामने अगर मुख्य अक्ष पर कोई भी वस्तु कहीं भी रखी है तो प्रतिबिंब बेटा परावर्तन के पश्चात ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में सीधा है, छोटा है और आभासी है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा अब हम दर्पण के उपयोग की बात कर लें तो दर्पणों का उपयोग आप कहां करते हैं? जैसे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का उपयोग आप कहां करते हैं? अवतल दर्पण को आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर लोग हैं वो आंख, कान, गले और नाक के अति सूक्ष्म भागों को देखने के लिए पहले एक कम फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर प्रकाश को डाल करके उसके माध्यम से परावर्तन कराते हैं। उस परावर्तित प्रकाश को जब गले या नाक या कान के किसी भाग में डाला जाता है तो वहां पर उसका प्रतिबिंब साफ, स्पष्ट और चमकीला दिखाई देता है। तो डॉक्टर लोग वहां देख करके क्या उसमें दिक्कत है उसकी दवा देते हैं, उसका इलाज हो जाता है। ठीक, तो पहला उपयोग तो यही है। दूसरा उपयोग आप लोग देखे होंगे गाड़ियों में विंड स्क्रीनों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मोटर कार में, सर्च लाइटों में, स्टीमरों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है टेबल लैंप के शेड में इसका उपयोग किया जाता है कि आप जिस टेबल लैंप से पढ़ते हैं उसमें जो लाइट बिखेरता है उसके ऊपरी तल वाला जो पोर्शन है वो शेड जिसको बोलते हैं, तो शेडों में इसी अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग करते हैं। ठीक है ना? तो बड़ा आप आगे देखते हैं, इसी कड़ी में थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन। मैंने बताया था इस टॉपिक में दो चीज आपको पढ़ना है। पहला क्या है? पहला यह है कि दर्पण पर परावर्तन कैसे होगा। तो दर्पण में आपके यहाँ गोलीय दर्पण दिया है और उसके परावर्तन की कई स्थितियों को आपने चर्चा में देखा, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। ठीक है ना? तो आज हम अपवर्तन की क्रिया को देखेंगे बेटा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, इस घटना को आपको समझना है। तो लाइट में दो चीज आपको अनिवार्य रूप से यहाँ पढ़ना था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस है बेटा। कई बार ये मतबा बोर्ड में एज ए इस पर जो स्नेल के नियम है उस पर प्रॉब्लम फेस किया है, कई बार तो यही नियम ही पूछते रहते हैं। ठीक ना? तो आइए देखते हैं, जैसे आपने परावर्तन पढ़ा वैसे ही अपवर्तन की क्रिया बेटा। फर्क क्या है? यहाँ पर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और परावर्तन में किसी चमकदार तल पर पड़ता तो तल से पड़ने के पश्चात उसी मीडियम में वापस लौटता था। लेकिन यहाँ ऐसी घटना नहीं मिलेगी। यहाँ हमारे पास एक प्लेन की परिकल्पना करेंगे बेटा, ये काल्पनिक तल है, ठीक है ना, जिसके ऊपर एक माध्यम है, नीचे इसका दूसरा माध्यम है बेटा। तो हम मीडियम फर्स्ट कहेंगे और मीडियम सेकंड का लेते हैं। ओके,
तो मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड की बात आप समझिए। माध्यम एक है, माध्यम दो। माध्यम का मतलब जैसे ऊपर हवा है, नीचे पानी है, ऊपर हवा है, नीचे कांच है, या कोई भी पदार्थ हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, ठीक है ना। ग्लिसरीन है, कोई भी द्रव रखा है, ओके। तो आप देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर एक काल्पनिक अभिलंब की परिकल्पना करें, चूंकि हवा में कोई रेखा आप नहीं खींच सकते, जब करेंगे तब इसकी परिकल्पना ही करेंगे, ओके। तो जब कोई प्रकाश की किरण बेटा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहती है, तो आप देखेंगे किस टाइप का बिहेव कर रही है। तो जाना चाहिए था प्रकाश किरण को यूं, लेकिन इधर से न जा करके ये नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है, झुक जाती है बेटा। बेंट होना मतलब झुक जाना है। तो ये अभिलंब है। इस काल्पनिक लाइन का नाम क्या है बेटा? अभिलंब। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉर्मल कहते हैं, ओके। ये सेपरेशन प्लेन है बेटा, माध्यमों को अलग करने वाला पृथककारी तल। कैसा तल है? पृथककारी तल, पृथककारी तल, सेपरेशन प्लेन। पृथककारी तल है, ठीक है ना। सेपरेशन प्लेन बोलते हैं इसको बेटा। प्लेन का मतलब समतल या तल है। तो देखो बेटा, जब प्रकाश की किरण, जो किरण पड़ती है इस पर, इसको हम लोग कहते थे आपतित किरण। तो वही किरण ये है, आपतित किरण, ठीक है ना। इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको। और जो किरण बेटा झुक रही है अभिलंब की ओर, इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक। तो ये अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाएगी बेटा, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और ये कोण क्या कहलाएगा? अपवर्तन। ये आपतन कोण और ये क्या है? अपवर्तन कोण। फिर समझ लो, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और ये क्या हो गया? अपवर्तन। तो बेटा सीधे जैसे प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते थे, वैसे ही प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है ना। तो आप इधर देखिए बेटा, तो हमने इस परिघटना में आपको क्या समझाने का प्रयास किया कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मीडियम फर्स्ट मीडियम सेकेंड, तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है बेटा। ऐसी क्रिया में प्रकाश की चाल बदल जा रहा है, उसका तरंग दैर्घ्य बदल जा रहा है बेटा। यहाँ प्रकाश की चाल कुछ है, यहाँ प्रकाश की चाल कुछ है। तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस परिघटना में उसकी दिशा बदल जाती है और इनका प्रकाश की चाल बदल जाता है, ठीक। तो आप बेटा प्रकाश अपवर्तन को कैसे समझाएंगे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है बेटा। इस परिघटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। तो प्रकाश अपवर्तन की वह घटना है जिसमें प्रकाश अपवर्तन वह घटना है जिसमें प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग और दिशा बदल जाती है। वेग और दिशा बदल
जाती। ठीक, तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्रकाश का अपवर्तन ना। अब प्रकाश अपवर्तन की बेटा नियम देख लीजिए। तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। ठीक, तो प्रकाश अपवर्तन का पहला क्या नियम है बेटा? कि आपतित किरण और जिस बिंदु पर पड़ रहा है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। और इस पर खींचा गया विलंब, ये सदैव कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं जिसमें ये अपवर्तित किरणें भी होती हैं बेटा। तो आप प्रकाश अपवर्तन के नियम को देखो। प्रकाश अपवर्तन के क्या नियम? तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश अपवर्तन के, है ना, दो नियम हैं। ठीक, तो पहला नियम क्या है बेटा? आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में स्थित होते हैं। सदैव कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। सदैव एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक, तो ये पहला नियम है बेटा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है वो सदैव कहाँ होता है? एक तल में स्थित होता है, एक प्लेन में स्थित होता है। ये आपका पहला नियम है, आप सबको याद होना चाहिए। ठीक, और दूसरा नियम क्या है बेटा? समझ लेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा कि आपतन कोण के साइन आई और अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है बेटा, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं बेटा। तो दूसरा नियम आइए देखते हैं हम लोग कि आपतन कोण के साइन आई, आपतन कोण के साइन आई और अपवर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के साइन आर का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, यही स्नेल का नियम भी है बेटा। ठीक है, यही स्नेल का नियम है। स्नेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पर रिसर्च किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इस नियम को हम स्नेल्स लॉ या स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को हम मैथमेटिकली कैसे ट्रीट करेंगे बेटा? साइन आई बटे
साइन आर बराबर 1n2। 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसी को कुछ लोग v1/v2 लिखते हैं। प्रकाश की चाल अगर पहले मीडियम में v1 है, दूसरे में v2 है, तो v1/v2 लिख देते हैं बेटा। ये सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो प्रकाश अपवर्तन के बेटा दो नियम हैं, आप देख रहे हैं। ठीक, इन दोनों नियमों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एक बार समझ करके याद कर लेंगे तो आपको इम्तहान में कोई ना कोई नियम लिखने के लिए आता ही रहता है। ठीक, तो थोड़ा हम इस केस पर और बेटा बात करते हैं। मैंने बताया ना कि प्रकाश अगर विरल से सघन में जा रही है ना, तो आप माध्यम को देखें। अगर ऊपर विरल माध्यम है, ऊपर जैसे मान लीजिए वायु है, नीचे कांच है या जल है, ठीक, इसको हम कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहेंगे, सघन माध्यम। तो इस मीडियम की परिकल्पना करते हैं। ये है प्रकाश की किरणें आ रही है, ये आपतित किरण है, और ये प्रकाश अगर विरल से सघन में आ रहा है तो अविलंब की ओर झुक जाती है प्रकाश की किरणें। अगर इसी का हम उल्टा केस देखें बेटा, तो हम इसको 1 माध्यम और इसको माध्यम क्या मान रहे हैं, 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। ओके, तो हम इसी नियम को बेटा, हम इसको अगर चाहे तो समीकरण 1 कर सकते हैं बेटा। समझने के लिए इसको आप नोट्स टाइप की बात समझ करके लिख ले कहीं पर। ओके, तो आप नोट्स अगर लिख लेंगे तो आपको विशेष बिंदु के रूप में ये हमेशा याद रहेगा। ठीक, महत्वपूर्ण इवेंट है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि अगर प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता तो कैसी घटना होती बेटा। कि अगर हम माध्यम सघन ले लें, ऊपर क्या हो जाए, विरल हो जाए, और ऊपर सघन हो जाए, नीचे विरल हो जाए, तो आपको माध्यम समझना है। तो यहाँ देखिए दूसरा फिनोमिना क्या है, दूसरी परिघटना क्या है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ये है नॉर्मल बेटा, अविलंब की परिकल्पना कर रहे हैं, और हम ऊपर सघन लिख दे रहे हैं और नीचे क्या लिख देते हैं, विरल। तो प्रकाश अगर अब सघन, तो अगर सघन से विरल में जा रही है मित्र, या आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो सघन से अगर विरल में आए तो यही प्रकाश किरणों में वो दूसरी घटना देखने के लिए मिलेगी कि ये किरणें अविलंब से दूर हटती हैं। कहाँ हटती हैं, दूर हटती बेटा। तो प्रकाश के यूं विचलित होने की घटना, जिसमें सघन से विरल माध्यम में प्रकाश पड़ रहा है बेटा, तो अपने मार्ग से विचलित होने के पश्चात यह विलंब से दूर हट रही है प्रकाश। कहाँ जा रही है बेटा, अभिलंब से दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। ठीक, और यहां अविलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो दो फिनोमिना आपको सदैव याद रखना है बेटा इसमें, कि अगर विरल से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो विलंब की ओर झुकता है, अगर सघन से विरल माध्यम में जाता है तो विलंब से दूर हट जाता है। ठीक, तो आइए हम अगर प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता की बात देखें बेटा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ओके, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश हिरन जो हो गया, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। रिवर्सिबिलिटी ऑफ व्हाट, लाइट रेज।
प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब अगर विरल से सघन में जाए बेटा तो अविलंब की ओर झुक रही है, सघन से विरल में जाए तो दूर हट रही है। तो आपने दो फिनोमिना की बात किया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर हम लिख रहे हैं कितना 1n2। तो हम इसको समीकरण क्या मान लें ए। दूसरा अगर हम आई की जगह आर रख दे बेटा, ऊपर सघन नीचे विरल माध्यम हो जाए तो साइन आई बटे साइन आर की जगह साइन आर बटे साइन आई लिखते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बनता है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। इसका मतलब माध्यम एक से माध्यम दो में प्रकाश जा रहा है। अब 2n1 का मतलब दूसरे के सापेक्ष पहले में जा रहा है बेटा, तो दोनों उल्टी परिघटना हुआ। इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। ठीक, तो हम देखें अगर हम इनका गुणा करें बेटा, आप यही गुणा कर दें समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड का अगर हम गुणा कर दे बेटा, गुणा करने पर तो एलएचएस में अगर हम गुणा कर रहे हैं समीकरणों में तो साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे कितना साइन आई। तो आपके पास मिलेगा क्या बेटा, एक कट जाते हैं, साइन आर से साइन आर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सिस्टम में एक बात मिलती है कि 1n2 गुणे 2n1, यानी हम अपवर्तनांकों का सापेक्ष गुणनफल देखें तो दोनों का मान कितना होता है 1। माने कि माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक गुणे 2 के सापेक्ष 1 के अपवर्तनांक का मान कितना है 1 है। या इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं बेटा कि अगर 1n2 की जरूरत है तो 1 बाई हम 2n1 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखो जनरल सी बात है कि अगर 1n2 है तो इसका मतलब यह है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक का अनुपात माध्यम 1 से लेंगे, या अगर हमारे पास 2n1 है कहीं क्या है 2n1, तो हम इसी को लिख सकते हैं बेटा n1 बाई क्या n2। ये बात कहीं अलग से आप ट्रीट कर लेंगे लिख करके। ठीक, तो आप अपवर्तन की इस घटना को ध्यान में रखिए। थोड़ा और चले बस। तो देखो आज के पॉइंट में इतना आप तैयार करिएगा, तो कल हम क्रांतिक कोण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे बेटा, और उसके बाद ये अपवर्तन खत्म होगा तो हम आपको लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाएंगे। मींस गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन कैसे होता है प्रकाश पर। जैसे आपने देखा ना कि गोलीय पृष्ठ पर परावर्तन कैसे होता था, चाहे वो अवतल दर्पण लिया गया हो चाहे उत्तल दर्पण, तो वैसे हमारे पास लेंस है बेटा, पारदर्शी माध्यम, ठीक है ना। तो हम लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे। ओके, थैंक्स आज के लेक्चर से।